असा एकही दिवस नाही की त्या दिवशी या पवित्र भूमीमध्ये घटना घडलेली नाही. कुणाची जयंती असते, कुणाची पुण्यतिथी असते, कोणता स्वातंत्र्य दिन असतो, पुढं प्रजासत्ताक दिन असतो, पुढं पर्यावरण दिन असतं, पुढं आरोग्य दिन असतं, कधी बालदिन असतं. प्रत्येक दिवसाचे विशेष महत्त्व आहे आणि हे विशेष महत्त्व प्रत्येकाला समजावं, या विशेष दिनाचं सोनं करावं, या विशेष दिनानिमित्त जनजागृती व्हावी, लोकांमध्ये उत्स्फूर्तता यावी, काहीतरी बदल त्या निमित्ताने घडून यावा, जनमानसामध्ये त्या व्यक्तीची त्या दिवसाची महती समजावी म्हणून हे दिन साजरे केले जातात. आज 9 ऑगस्ट युनेस्कोने 9 ऑगस्ट हा दिवस आदिवासी दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरवण्यात आले. बिरसा मुंडा यांनी जनजागृती घडून आणली आणि बिरसा मुंडा यांनी आदिवासी समाजासाठी जे कार्य केलं ते वाखाणण्यासारखं आहे. मी या आजच्या दिनाच्या निमित्तानं प्राचार्य महोदय और शिक्षक बंधू भगिनींना विनंती करतो यांनी दीप प्रज्वलन करावं. प्लीज सर. या आदिवासी दिनानिमित्त काही विद्यार्थिनींनी माझ्याकडे नावं दिलेली आहेत की त्या या आदिवासी दिनानिमित्त आपले विचार व्यक्त करू इच्छितात. प्रथमतः खुशी तडवी आपले आदिवासी दिनानिमित्त आपले विचार व्यक्त करेल. खुशी. रहिवासी नातं माझं निसर्गाशी, झाडे वेली पशु पक्षी सारे आहेत माझे मित्र खरे, मंजूर पावळी वाजे आम्ही आहोत जंगलाचे राजे. नमस्कार मित्रांनो, आज 9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन. सर्वप्रथम माझ्या सर्व आदिवासी बांधवांना आदिवासी दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. 9 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी जगभरात आदिवासी बांधव एकत्र येऊन
आपापल्या संस्कृतीप्रमाणे वेशभूषा, गायन, नृत्य हा दिवस साजरा करतात. मानवाची जसजशी उत्क्रांती होत गेली तसतसा मानव पृथ्वीवर निरनिराळ्या खंडापर्यंत प्रवास करू लागला. तेथील वातावरणाशी त्याने जुळवून घेतले. हळूहळू शब्दबोली आणि पुढे भाषा संवाद अशी उत्क्रांती होत गेली. आजही जगाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक आदिम जमाती आपली बोलीभाषा, रूढी, परंपरा जपत निसर्गाच्या सानिध्यात राहत आहेत. आधुनिक दुनियेच्या झगमटापासून आजही अनेक लोक कोसो दूर आहेत. अनेक वर्षानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघासमोर जी बाब समोर आली ती अतिशय धक्कादायक होती. ती बाब म्हणजे जागतिक अनेक मूळ निवासी समूहांनी निसर्ग जपण्याचे मोलाचे कार्य केले, परंतु आधुनिक समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ न शकल्यामुळे या आदिम जमाती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार व इतर अनेक सोयी सुविधांपासून वंचित राहिले आहेत. या गोष्टींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने 9 ऑगस्ट 1984 या दिवशी जागतिक आदिवासी दिवस म्हणजेच इंटरनॅशनल डे ऑफ इंडिजिनस पीपल घोषित केला. तेव्हापासून जगभरातील आदिवासी बांधवांनी मूलभूत सुविधा व त्यांचे हक्क मिळावे यासाठी जागतिक स्तरावर प्रयत्न सुरू झाले. भारतात मात्र संविधानानुसार 1950 पासूनच आदिवासी जमातींच्या विकासाची भूमिका समोर ठेवून तरतूद करण्यात आली होती. संविधानामधील सर्वाधिक अनुच्छेद आदिवासी समाजाच्या हित रक्षणासाठी आहेत. आदिवासी समाजाची एक स्वतंत्र जीवनशैली, रूढी, प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक कायदे आहेत. अनेक ठिकाणी स्वशासनावर आधारित अशी समाजव्यवस्था अस्तित्व होती. मात्र ब्रिटिश राजवटीत जमीन व जंगलावरील त्यांचा हक्क हिरावला गेला व त्यांचा स्वयंपूर्ण समाजाशी व यांचा प्रतिकूल परिणाम झाला. त्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड घ्यावे लागले आहे. आदिवासी समाजाला आपले हक्क व न्याय मिळवण्यासाठी पेक्षा कायदा अस्तित्व आलं आहे. पेक्षा कायद्याचे प्रमुख सूत्र आदिवासींची संस्कृती, प्रथा, परंपरा यांचे जतन, संवर्धन करणं व ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांच्या श्वसन व्यवस्था बळकट करा. हीच तुम्हाला सर्वांना नम्र विनंती. हक्कानी पावरी वाजवतो, अख्ख्या जगाला नाचवतो, म्हणूनच आम्ही आदिवासी दिवस गाजवतो. धन्यवाद. करण्यासाठी नारायणी ऐराव. सर्वांना मी नारायणी ऐराव आपल्या सर्वांना 9 ऑगस्ट बद्दल काही 2-3 शब्द सांगत आहे. दरवर्षी 9 ऑगस्ट या दिवशी विश्व आदिवासी दिवस साजरा केला जातो. विश्व आदिवासी दिवस 2023 9 ऑगस्ट बुधवारी ह्याच दिवशी साजरा केला जात आहे. हा दिवस पूर्णपणे विश्वातल्या आदिवासी लोकांनाच समर्पित आहे आणि आज जगामध्ये अर्ध्याहूनही जास्त आदिवासी आहेत. आम्हा आदिवासींना कमी समजू नका, कारण आम्ही बिरसा मुंडांचे लेक आहेत. एकलव्य बिरसा मुंडा यांनी आमच्यासाठी खूप कार्य केले. 9 ऑगस्ट हा दिवस आमच्यासाठी खूप मोठा दिवस म्हणून साजरा केला जात आहे. आपल्या नवऱ्यामध्ये देखील खूपच आदिवासी आहेत. नंदुरबार जिल्हा हा जवळजवळ आदिवासींचाच आहे ना. समजून घेऊ की आदिवासींचा आहे. पण मी सांगू का, मला एक प्रश्न पडला होता की आपल्या भारतात किती आदिवासी आहेत. तर मला माहीत पडले की 8.6% म्हणजेच 104 मिलियन लोक आदिवासी आहेत. आदिवासी म्हणजे पावरा, वरवी, वसावे, गावित, गडी असे खूप आदिवासी आहेत. आणि मी बिरसा मुंडांना प्रणाम करून माझ्या भाषणात इथं संपवते. जय आदिवासी, जय जगत. दिशा पावरा आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी येत आहे. दिशा पावरा. गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा. गरज उठे गगन सारा, समुद्र छोड़े अपना किनारा. हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे जय जोहार का नारा, जब गूंजे जय जोहार का नारा. नमस्कार मित्रांनो, मी दिशा पावरा. आज 9 ऑगस्ट जागतिक विश्व आदिवासी दिन. संपूर्ण प्रथम माझ्याकडून सर्वांना आदिवासी बांधवांना जागतिक दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. संयुक्त राष्ट्र स्थापनेत 50 वर्ष पूर्वी झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शिक्षणात आलेली 19व्या शतकात म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या संघाच्या युगात सुद्धा जागतिक वेगवेगळ्या देशांमध्ये आदिवासी समाज आजही अपेक्षित जीवन जगत आहे. गरीब, अज्ञान, आरोग्य सुविधाचा प्रभाव, बेरोजगारी म्हणून अशा अनेक स्थापनेचा हा
समाज ग्रासलेला आहे. बिरसा मुंडा व एकलव्य हे आमचे पूर्वज तर नव्हे पण आमचे राजे पण होते. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनाच्या आदिवासी समाजाच्या स्थापनेस सोडवण्यासाठी 1994 पासून 9 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून उत्साहाने साजरा केला जातो. त्यापासून संपूर्ण जगभरात हा दिवस जागतिक आदिवासी दिन म्हणून मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जातो. आदिवासींच्या ताकदाने पूर्ण ब्रह्मांड बोलतो. आदिवासींच्या ताकदाने पूर्ण ब्रह्मांड बोलतो. हे आम्ही नाही आमचा इतिहास बोलतो. हे आम्ही नाही आमचा इतिहास बोलतो. अहो देणारे देत जावे, अहो देणारे देत जावे, घेणारे घेत जावे, घेणारे घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे, देणाऱ्याचे हात घ्यावे. धन्यवाद. मनोगत व्यक्त करतात. विद्यार्थ्यांना पण वाटलं आपण पण मनोगत व्यक्त केलं पाहिजे, म्हणून विद्यार्थ्यांमधून पण 2 नावं माझ्याकडे आलीत. तर सुजय चव्हाण आपले विचार व्यक्त करण्यासाठी येत आहेत. सुजय चव्हाण. आजच्या संमेलन व्यासपीठाचे कार्यक्रमात गुरुजन वर्ग आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो, आज 9 ऑगस्ट आदिवासी दिवसबद्दल मी 2 शब्द बोलू इच्छितो. आदिवासी दिनाच्या माझ्या तमाम आदिवासी बांधवांना खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो आदिवासी या नावाला फार प्राचीन इतिहास आहे. आदिवासी म्हटले की आपल्या समोर डोंगर दऱ्यात राहणारा, जंगलात राहणारा, जगाशी कुठलाही संपर्क नसणारा समाज येतो. जगाच्या पाठीवर ज्या माणसाने, ज्या जीवाने पहिल्यांदा जन्म घेतला तो जीव म्हणजे आदिमानव, म्हणजेच आदिवासी. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यातील आदिवासी बांधवांचे योगदानही मोलाचे आहे. इंग्रजाविरुद्ध लढताना अनेक आदिवासी वीरांनाही आले आहे. आजही सर्व भारतवासींनी विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर असणाऱ्या आदिवासी बांधवांना मुख्य प्रवाहात असण्यासाठी सामूहिक गरज आहे. शेवटी एवढंच म्हणासे वाटते, सुनो दुनिया वालों, आदिवासी की ताकत से पूरा ब्रह्मांड डोलता है. सुनिए दुनिया वालों, आदिवासी की ताकत से पूरा ब्रह्मांड डोलता है. ये हम नहीं, हमारा इतिहास बोलता है. एवढं बोलून मी माझे भाषणाला पूर्ण विराम देतो. जय बिरसा मुंडा आदिवासी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दिवस आहे, आनंदाचा दिवस आहे. टाळ्या सुद्धा आनंदाने वाजवा ना. बताने वाली हूँ. आज मैं आपको 9 अगस्त के बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ. आज आदिवासी दिन है. आज हमारा खुशी का और पराक्रम का दिन है. बिरसा मुंडा का नाम लेते ही आज हमारे चेहरे पर खुशी और मन में उत्साह निर्माण होता है. और बिरसा मुंडा हम सब आदिवासियों के भगवान थे और जन कर जमीन का नारा देने वाले थे. आदिवासी समझकर कम नहीं थे हम, आदिवासी समझकर कम नहीं है, क्योंकि बिरसा मुंडा के लड़के हम, क्योंकि बिरसा मुंडा के लड़के हम. धन्यवाद. यानंतर विपुल वसावे. सन्माननीय व्यासपीठ, गुरुजन वर्ग आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो, आज 9 ऑगस्ट आदिवासी दिनाबद्दल मी दोन शब्द बोलू इच्छितो. हक्काने पावरी वाजवतो, अख्ख्या जगाला नाचवतो. हक्काने पावरी वाजवतो, अख्ख्या जगाला नाचवतो, म्हणूनच आम्ही आदिवासी दिवस गाजवतो. आदिवासी दिनाच्या माझ्या तमाम आदिवासी बांधवांना खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, आदिवासी या नावाला फार प्राचीन इतिहास आहे. आदिवासी हा शब्द आदिवासी या शब्दांनी बनला असून त्याचा अर्थ प्राचीन काळापासून 2 शब्दांनी बनला असून त्याचा अर्थ प्राचीन काळापासून वास्तव्य करणारे असा होता. आदिवासी समाजाने आपली पारंपरिक अशी वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती जपली आहे. आज जगाच्या पाठीवर ज्या काही कला अस्तित्वात आहेत, या सगळ्या कलांच्या आदिवासी आहे. आदिवासीची लोककला, चित्रकला, नृत्य, वादक,
गायन, शिल्पकला याला तोड नाही. आदिवासी आपली आजीविका जंगलात मिळणाऱ्या रानमेव्यावर करीत आहे. मित्रांनो, आपली आदिवासी संस्कृती खरंच खूप सुंदर आहे आणि वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. नृत्यकला, वाद्यकला, पोषक चित्रकला, आधार विहार यांच्यात तर बातच न्यारी. शेवटी मी काही बोलू इच्छितो. जंगलाचे आम्ही रहिवासी, नातं आमच्या निसर्गवासी, झाडे, वेली, पशु पक्षी सारे आहे माझे मित्र खरे. जंगलाचे आम्ही रहिवासी, नातं माझ्या निसर्गवासी, झाडे, वेली, पशु पक्षी सारे आहे माझे मित्र खरे. मंजूर पावरी वाजे आम्ही आहे जंगल राजे. जय आदिवासी, जय बिरसा मुंडा, जय हिंद, जय भारत. टाळ्या जर वाजवल्या तर हार्टचा कधी प्रॉब्लेम येणार नाही. हार्ट पेशंट कधी होणारच नाही आहे. टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजे. बघा, टाळ्या वाजवल्या ना आनंद बिलकुल होतो. वक्त्याचं भाषण संपलं की वाजवायचं, म्हणजे पुढचा वक्ता जो येतो त्याला विशेष आहे है ना. आपण दिनविशेषमध्ये वेगळंच काहीतरी सांगतो, नाही तर काहीतरी दोन ओळी घेऊन येतो, किंवा आजचा जो दिवस आहे त्याचं काय महत्व आहे ते सांगायचं असतं. साजरा केला जातो आनंदी दिवस आहे ना. तर आपण सगळ्यांनी आनंदी राहिलं पाहिजे. आनंदी जर आपण राहिलो तर आपल्या जवळ बसणारा सुद्धा आनंदी राहतो. आपल्या आजूबाजूचं वातावरण सुद्धा आनंदी होऊन जातं, हो की नाही. म्हणजे आपण काय केलं पाहिजे, आनंदी राहायचं म्हणजे काय करायचं, निश्चित दात दाखवायचे, हा हा ही करायचं असं नाही आहे. मुस्कुराना चाहिए. आनंदी राहायचं म्हणजे काय, मुस्कुराना चाहिए. कठीण परिस्थितीत सुद्धा आपण आनंदी राहिलं पाहिजे. की आज पावभाजी मिळणार आहे, मुस्कुराहो. प्रिन्सिपल सर आले, मुस्कुराहो. आज मराठी कविता गायन होणार आहे, मुस्कुराहो. हो की नाही. आज पॅरेंट डे आहे, मुस्कुराहो. मुस्कुराना चाहिए. आनंदी राहिले पाहिजे. आपण जर सगळ्या आपल्या जगामध्ये आनंदी आनंदकडे, इकडे तिकडे चोहीकडे सगळीकडे आनंद आपल्याला पाहायचा असेल तर आपण स्वतः आनंदी ठेवलं पाहिजे. अंतःकरणापासून आपण आनंदाने राहिलं पाहिजे. आपण आनंद दिला पाहिजे, आनंद घेतला पाहिजे. आपण जर आनंद दिलाच नाही, आपण पिटीला येताना सुद्धा असं नाकमुडत लचकत मुडगत चाललं तर काय उपयोग नाही. आनंदानं व्यायाम करावाच लागतो, यावंच लागतं. आनंदानं या, वर्गात बसावं लागतं, आनंदानं बसावं तर लागतंय. मग रडत रडत का बसायचं, राहावं तर लागतंय, रडत रडत का राहायचं. आनंदाने राहा. आजचा दिवस आनंदी दिवस आहे. प्रत्येक दिवस वेगळा असतो, प्रत्येक दिवसाचं विशेष महत्त्व असते. आता मी यानंतर बोलवतोय, एक मायग्रेशनचा मुलगा आहे, तो सुद्धा माझ्याकडे आला की सर मी सुद्धा बोलू इच्छितो. असं उत्स्फूर्तपणा आलं पाहिजे. तुमच्या टाळ्याने त्याला उत्स्फूर्तपणा आला आहे, त्याच्यामध्ये स्फूर्ती निर्माण झाली. आणि हेमंत सुद्धा माझ्याकडे आला, हेमंत मेरा. तो म्हटला सर मी पण बोलू इच्छितो. आनंदाची गोष्ट बघा, असा आनंद तुमच्यामध्ये संचारला पाहिजे. मरगळ्यासारखं काय बसतं त्याला बोलवतोय मायग्रेशन स्टुडंट. आपले विचार माननीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे सभी शिक्षकगण और मेरे छोटे बड़े प्यारे भाई बहन, सभी को सुप्रभात। मैं अहमद मेहरा आज के इस विश्व आदिवासी दिवस पर अपना भाषण प्रस्तुत करता हूँ। इस भाषण का अर्थ जनजाति समाज को जागरूक करना और लोगों को जनजाति से परिचित कराना है। मैं मेरे भाषण प्रस्तुत करने से पहले जनजाति समाज के उस उपलक्ष्य में 4 पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। आओ जातिवाद पर घात करते हैं, जाति को भूल इंसानियत की बात करते हैं। जब कुदरत नहीं करती किसी से भेदभाव, फिर आओ हम भी जातिवाद मिटाने की शुरुआत करते हैं, जातिवाद मिटाने की शुरुआत करते हैं। अब मैं अपने भाषण की शुरुआत करता हूँ। अब मैं आपको भारत की जनजातियों से अवगत कराता हूँ। भारतीय समाज और संस्कृति को जनजातियाँ निराली छवि प्रदान करती हैं। भारत में लगभग 532 जनजातियाँ निवास करती हैं तथा इनकी जनसंख्या का कुल जनसंख्या से 7% है। जनसंख्या का वन्य जाति, आदिवासी जाति, गिरिजन जाति अनेक नामों से पुकारा जाता है। गुरुओं ने इन्हें पिछड़े हिंदू भी
कहा है। वास्तव में जनजाति व्यक्तियों का एक समूह है जो विश्व भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है या विचरण करता है, किसी आदि पूर्वज से अपना उद्गम मानता है, जिसकी एक सामान्य संस्कृति है और एक आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभावों से सापेक्ष रूप से वंचित है। प्रत्येक जनजाति अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आती। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात जनजाति एवं जनजाति समुदायों को अनुसूचित जातियों की विशिष्ट संज्ञा देने की आवश्यकता महसूस की गई। वैसे तो भारत सरकार की अधिनियम 1935 ईस्वी में भी पिछड़ी जनजातियों को संदर्भ मिला। भारत सरकार के आदेश के अंतर्गत 13वीं अनुसूचित जाति अंतर्गत असम, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई की कुछ जनजातियों की श्रेणी में रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 ईस्वी में जनजाति समुदायों की पहचान कर 212 ऐसी जनजातियों की सूची तैयार की गई जिन्हें अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 ईस्वी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया तथा इनकी अनुसूचित जनजाति माना गया। इस सूची में सभी जनजाति समुदायों को अनेक कारणों से सम्मिलित किया गया है। वे सभी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। परिणाम स्वरूप आदेश काफी विरोध इस आदेश का काफी विरोध हुआ। इसे ध्यान में रखते हुए पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया, जिसके अनुमोदन से पूर्व में बनाई गई सूची का संबोधन किया गया। इसके साथ ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य की सूचियों में भी परिवर्तन किया गया। अगली कड़ी के बिल में जनजाति के उपलक्ष्य में चार पंक्तियां एक सुनाना चाहता हूँ कि मैंने जंगल को शहर बना दिया, मेरे खलियान को दफ्तर बना दिया, सुबह के पेड़ देखते रह गए हम, मेरी आशा की लहर को अंगूठा बना दिया। मुआवजा क्या है हमें पता नहीं, हाथों में रसीद जमा दी, उन परिंदों से भी साथ छूटा जो घर आते थे कभी। फिक्र है गोरिया भी दूर हो गए कहीं, सेब का कलश रख कर धकेला गया, राही राही स्वर गूंजता रहा, वो पीला शहीद भी धरा का धरा रह गया, वो पीला शहीद भी धरा का धरा रह गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1942 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार कि वह सार्वजनिक सूचना के द्वारा समय समय पर जनजाति अथवा जनजाति समुदायों को सूचीबद्ध कर उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखे। इस प्रकार अनुसूचित अथवा जनजाति अनुकूल सूचीबद्ध की गई जनजाति से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में कुछ कहा गया कि अनुसूचित जनजाति वे जनजाति अथवा जनजातीय समुदाय या उनका कोई हिस्सा या उनकी जातियां का कोई समूह जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक सूचना द्वारा अनुच्छेद 342 के अंतर्गत रखा गया कि भारत सरकार द्वारा तथा प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस सूची में अधिकांश जनजातियों को सम्मिलित किया गया है तथा इनके उत्थान हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। हमें आदिया सुनाना चाहता हूँ। आदिवासी कोई धर्म नहीं कि आदिवासी कोई धर्म नहीं, आदिवासी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है, जो ऐसी संस्कृति जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। अनुसूचित जनजातियां आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हुई है, उनकी अर्थव्यवस्था अत्यंत सरल तथा अविकसित होती है। अनुसूचित जनजाति के आधे 55% जनसंख्या पूर्वी तथा मध्य जनजाति क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश का कुछ भाग तथा 1/4 से थोड़ा अधिक 28% भाग पश्चिमी जनजाति क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन और दीव में निवास करता है। अनुसूचित जनजाति शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई है। 2001 ईस्वी जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अखिल भारतीय साक्षरता दर 47.1% है, जबकि साक्षरता राष्ट्रीय औसत 64.8% है। जनजातीय महिलाओं में साक्षरता के प्रतिशत में और अधिक अंतर है। जनजातीय महिलाओं की साक्षरता औसत केवल 34.8% है, जबकि देश सामान्य महिलाओं का साक्षरता औसत 53.7% है। इसी को ध्यान में रखते हुए इनके शैक्षणिक उत्थान हेतु अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए दो पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। नाम के आगे जात को हटाना है, रूढ़िवाद
भेड़ियों को तोड़कर दिखाना है कि नाम के आगे जात बनाना है, रूढ़िवाद भेड़ियों को तोड़कर दिखाना है। जहाँ इंसान अपने कर्म से जाना जाए, कि जहाँ इंसान अपने कर्म से जाना जाए, मुझे ऐसे भविष्य में भारत को बनाना है, ऐसे भविष्य में भारत को बनाना है। धन्यवाद। यानंतर रुचिरा पावरा आपल्यासमोर येत आहे. शेवटचं भाषण असेल हे विद्यार्थ्यांपैकी. सभी को जय जवाहर. मैं रुचिता पावरा आज आपको आदिवासी दिन के बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आज आपको बिरसा मुंडा के बारे में 2 बातें बताने वाली हूँ. भारत की क्रांति का आवाज है बिरसा मुंडा, जन जंगल जमीन का नारा देने वाला है बिरसा मुंडा. हम सब आदिवासियों का भगवान है बिरसा मुंडा. आज भी हमारे भारत में आधे से ज़्यादा लोग आदिवासी हैं और जब भी हम बिरसा मुंडा का नाम लेते हैं तो हमारे चेहरे पर खुशी दिखाई देती है. और आज 9 अगस्त आदिवासी दिन है. इतना कहकर मैं मेरे 2 शब्द समाप्त करती हूँ. धन्यवाद. शिक्षक बंधूमधून आपले जे गोस्वामी सर आहे ते आपले मनोगत विचार व्यक्त करतील आदिवासी दिनानिमित्त. सर प्लीज. विद्यार्थी मित्रों, आदरणीय प्राचार्य सर, वरिष्ठ अध्यापकगण, मेरे सह अध्यापक मित्र, आज 9 अगस्त 2023 विश्व आदिवासी दिवस. यूनेस्को ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया है. अब जब से ये घोषणा हुई है तब से संपूर्ण विश्व में आदिम जनजातियाँ जहाँ पर निवास करती हैं वे लोग बड़े धूमधाम से इस दिवस को मनाते हैं. हमारे देश में प्रमुख जनजातियों का परिचय हेमंत मेहरा ने उनकी विशेषता, उनका रहने का क्षेत्र, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है. मेरा एक प्रश्न है बच्चों कि आदिवासी शब्द का मूल अर्थ क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है. आदिवासी शब्द का अर्थ होता है जो आदि से यानी पहले से निवास करता है, रहता है, उसे हम आदिवासी कहते हैं. यानी इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाला हर इंसान जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से डार्विन के उत्क्रांतिवाद के अनुसार मनुष्य का जो विकास हुआ वो सारे व्यक्ति आदिवासी हैं, क्योंकि वे सभी के सभी आदि से वास कर रहे हैं. हमारे सारे पूर्वज आदिवासी कहे जा सकते हैं. अब बहुत से बच्चे सोच में हो गए होंगे कि ये कैसे क्या संभव है, क्योंकि बेटा जाति प्रथा जो है वो बाद में आई, जातियाँ बाद में बनी और उसके बाद में हम सोचने लगे कि ये इसका विशेष दिवस है, उसका विशेष दिवस है. संपूर्ण विश्व में भारत को उत्सवों का देश कहा जाता है. जितने उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं संसार में किसी देश में नहीं मनाए जाते. हमारे यहाँ जन की संस्कृति जो है वो उत्सव प्रिय संस्कृति है. आज सुबह में ही सभी बच्चे जय आदिवासी के नारों के साथ में चारों ओर विद्यालय के दशों दिशाएं गूंजने लगी, क्योंकि सभी बच्चे प्रसन्न थे. आज उन्हें एहसास हो रहा था कि आज हम कुछ विशेष रूप में अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं. सही बात है ना बच्चों? यस और नो? तो मेरा यह कहना है कि आदिवासी शब्द को अगर आप लोग अगर समझ लो तो ये मात्र किसी एक जाति के लिए ही नहीं, संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए गौरव का दिवस है. मैं बात करना चाहूँगा इस विषय पर, क्योंकि मैं जब छात्र काल में पढ़ता था तब मैंने गुजरात प्राध्यापक परिषद में जनजातीय सभ्यता के ऊपर आदिवासी जीवन और हिंदी में उसके ऊपर लिखे गए उपन्यास के ऊपर शोध पत्र, रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था. तब मुझे एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ था. आज हम भगवान बिरसा मुंडा को पूजते हैं क्योंकि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से ऐसे जननायक थे जो इतिहास के कई पन्नों में दबे पड़े हुए थे.
अगर आप 2 या 4 पीढ़ी पूर्व के लोगों को पूछोगे कि बिरसा मुंडा कौन थे, तो बताना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने जनजातियों में क्रांति की भावना जागृत की और अंडमान की जेल में उनकी मृत्यु हुई थी। 32 साल की कम आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने लोगों को एक नया नजरिया, नई सोच, नया दृष्टिकोण आज़ादी के आंदोलन के वक्त, अंग्रेजों से लड़ने के वक्त दी थी। हम स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र होने के बाद में देश में बहुत सारी चुनौतियां थी। आज एक महापुरुष को हम भूल रहे हैं जिन्होंने हमें वास्तविक पहचान दी थी। अंग्रेज भी उनकी प्रखर बुद्धि के सामने झुक जाते थे। जिन्होंने भारत की प्रथम जनजातियों का सर्वेक्षण कर पीएचडी रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया था। कोई बता सकता है वे महानुभाव कौन थे? वेरी गुड बेटा, जोरदार तालियां। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपना पीएचडी का शोध विषय भारत की प्रमुख जनजातियां और उनकी सभ्यता के बारे में प्रस्तुत किया था। भारत में अंग्रेज तो आए थे, उनकी नीतियां थी राज करने की, व्यवस्था की, लेकिन इस देश को एक अग्रिम स्थान तक, एक समुदाय को शिक्षा से लेकर समानता के एक वर्ग तक ले जाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप वो किताब अवश्य पढ़ सकते हो कि भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। बाबा साहब ने उसमें सविस्तर वर्णन किया है। मैं आपको संस्कृति में लेकर जाता हूँ कि जो आज हम आदि जाति के रूप में जिन लोगों को, जनजातियों को पहचानते हैं, क्या सभ्यता और संस्कृति में उनके चिन्ह अंकित नहीं है? मैं आपको रामायण में लेकर जाता हूँ। रामायण में किरात का उल्लेख किया गया है और किरात शब्द का उल्लेख के साथ में शबरी का नाम आता है। शबरी प्रसंग याद है ना बच्चों? एक भील कन्या जिन्होंने श्री राम की तपस्या की, मतंग ऋषि के आश्रम में उन्होंने प्रभु की सेवा की और शबरी के झूठे बेर श्री राम को खाने पड़े। स्वयं भगवान भक्त के आगे झुक जाते हैं कि मेरे भक्त ने बड़े प्रेम से मेरे लिए मीठे बेर चक्कर रखे हुए हैं। दूसरा एक प्रसंग महाभारत से लेना चाहूंगा जिसे हम अच्छी तरह से पहचानते हैं। कौन है महाभारत में जो आदिम जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं? एकलव्य का नाम सुना है बच्चों? गांडीवधारी अर्जुन से भी श्रेष्ठ अगर कोई योद्धा था तो द्रोणाचार्य का एक ऐसा छात्र था जिसे शिक्षा के उस वक्त के बंधनों के कारण शिष्यत्व प्राप्त नहीं हुआ। उसने वन के अंदर द्रोणाचार्य की प्रतिमा एक वृक्ष के नीचे स्थापित की और पूज्य भाव से, एकाग्रता से गुरु की आराधना की और ऐसी शिक्षा प्राप्त की जिसे कहते हैं शब्द भेदी बाण विद्या, जो रामायण में दशरथ के पास थी, जिन्होंने मृग को मारा था और उसके कारण उन्हें श्राप प्राप्त हुआ था। वही विद्या डायरेक्ट हमें देखने को मिलेगी वन के अंदर ही एकलव्य के पास में। द्रोणाचार्य स्वयं हतप्रभ थे क्योंकि द्रोणाचार्य को भी शब्द भेदी बाण विद्या पता नहीं थी। अगर पता होती तो वो अर्जुन को अवश्य सिखाते। और गुरु दक्षिणा में मांग लिया एकलव्य का अंगूठा और एकलव्य ने भी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भाव से अंगूठा काट कर दे दिया। लेकिन ये बात आप भूल जाते हो कि महाभारत के युद्ध में वही एकलव्य ने भी दाएं हाथ से धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था। ये है हमारी महान ग्रंथों के अंदर जातियों की व्यवस्था के बारे में उल्लिखित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद मैं संस्कृत साहित्य पर आना चाहूँगा। संस्कृत साहित्य में भास करके एक महान नाट्यकार हो चुके हैं जिन्होंने इसी प्रसंग को याद करके एक बहुत ही सुंदर नाटक की रचना की थी। उसका नाम है किराता अर्जुनम। किराता अर्जुनम में
किरात और अर्जुन के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया गया है। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जनजातियां पहले से ही एक अभिन्न अंग के रूप में हमें देखने को मिलती है। ये जनजातियां जितनी भी है वो पहले से ही एक सभ्यता के साथ में जीती आई है। इनकी संस्कृति है वनों की संस्कृति, और वनों की संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। राम हो या पांडव हो, उन्होंने 14-14 वर्ष वन में तप किया। ऋषि मुनि जितने भी तपस्वी थे उन्होंने राजमहलों को छोड़कर वन में गए। जीवन का सही सार्थकता का मार्ग वहां से प्राप्त किया। क्यों बड़े बड़े आलीशान महलों भवनों में उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता था। मैं भगवान बुद्ध की बात करना चाहूँगा कि जिन्होंने संपूर्ण वैभव को त्याग कर वे भी वन में गए और बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व प्राप्त किया। यानी मनुष्य के जीवन में वनों का बड़ा महत्व है, लेकिन हम गर्व से कहते हैं कि हम इन वनों के रक्षक हैं। क्या सही मायने में हम वनों की रक्षा कर रहे हैं? एक पेड़ काटना बड़ा आसान है, लेकिन उसी पेड़ के पौधे को आप जमीन में लगाइए, उसका पालन पोषण कीजिए, उसे बड़ा कीजिए और तब काटने की कोशिश कीजिए। आप काट नहीं पाओगे, आप सहृदय बन जाओगे। हम देखते हैं कि वनों का निकंदन आज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हम भारत के नागरिक के साथ साथ सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रकृति से वे जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकृति की रक्षा करना मात्र एक जाति या समुदाय का ही लक्ष्य या ध्येय या कर्तव्य नहीं होना चाहिए, संपूर्ण भारतवासियों का ध्येय और कर्तव्य होना चाहिए। अभ्यास भी करते हैं, सभी बातों को भी ध्यान आपको कहकर अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। शांति से सुनने के लिए आप सभी का आभार। आदिवासी गीतासंदर्भात सुद्धा आपल्याला माझ्यापेक्षा तुम्ही आदिवासी गीत वगैरे जाणता, आदिवासींचं नृत्य वगैरे तुम्ही जाणता। आदिवासी नृत्य बऱ्याच वेळा आपल्याला स्टेजवर पाहायला भेटलं। तर विजय पाटील सरांना मी अशी विनंती करतो की त्यांनी आदिवासींच्या संदर्भात आपलं मनोगत व्यक्त करावं। विजय पाटील सर। आदरणीय प्राचार्य सर, मंचावर उपस्थित माझे इतर शिक्षक साथी, तशी तर माझी काही मनाची तयारी नव्हतं बोलण्याची, पण पाचोरे सर म्हटले की बोला असं म्हणून, तर त्यांच्या शब्दाला मान ठेवून मी तुम्हाला काही गोष्टी म्हणजे कवितेच्या माध्यमातून सांगणार आहे। ती माझी स्वरचितच कविता आहे। आपण आजकाल समाजात पाहतोय की समाजात फक्त माणुसकी हा धर्म विसरून, मी असो का इतर कोणी असेल, जो तो फक्त आपल्या जातीचा आपल्या धर्माचा झेंडा पुढे करतोय आणि माणुसकी धर्मासाठी तरी ही गोष्ट चांगली नाही आहे। आज प्रत्येक कुठला तरी दिवस, कुठली तरी जयंती साजरी करायची असेल तर त्या जयंतीमध्ये किंवा त्या दिवसात सर्व धर्मीय लोक सहभाग घेत नाहीत। ठराविक धर्माचे, ठराविक जातीचे, ज्या जातीशी निगडीत आहे, ज्या धर्माशी निगडीत आहे, तेच लोक त्याच्यात सहभाग घेतात आणि तो उत्सव साजरा करतात। हे माणुसकी धर्मासाठी भविष्याच्या दृष्टिकोनातून चांगलं नाही आहे। आणि तशी माझ्या या कवितेचा चुकीचा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न करू नका। ही कविता फक्त माणुसकी धर्म जगावा, माणसाने माणसाची माणसासारखे वागावे यासाठी मी लिहिली होती। आणि ती अशा प्रकारे आहे, आज सगळेच वाचताय धर्माचा बोंगा, आज सगळेच वाचताय धर्माचा बोंगा, बनवून निष्पाप जनतेचा पोंगा, पेटवून माणुसकी धर्म धर्माच्या जातीच्या नावाने,
पेटवून माणुसकी धर्माच्या जातीच्या नावाने जनतेचे मते घेतात कवडीमोल भावाने. तुला गर्व आहे बुद्धिस्ट मुस्लिम शीख असल्याचा, तुला गर्व आहे बुद्धिस्ट मुस्लिम शीख असल्याचा, तसा मला पण अभिमान आहे हिंदू होण्याचा. तू माझ्या गुरुद्वाराचा मंदिराचा सन्मान कर, तू माझ्या गुरुद्वारा मंदिराचा सन्मान कर, मी तुझ्या बौद्ध विहार मशिदीचा आदर करेन. तुझ्या आजानाचा भीमगाथेचा भोंग्याचा आवाज मोठा, तुझा आजानाचा भीमगाथेचा भोंग्याचा आवाज मोठा का माझ्या चालीसा शिवपुराणाच्या भोंग्याचा आवाज मोठा. मानवा या निर्जीव भोंग्याच्या आवाजापायी, मानवा या निर्जीव भोंग्याच्या आवाजापायी सजीव माणुसकी धर्म एक दिवस संपून जाईल. राजकारणी सांगताय म्हणून नका करू दंगली, राजकारणी सांगताय म्हणून नका करू दंगली, समाजकंटक पेटवताय म्हणून नका करू कत्तली. सत्तेसाठी सर्वपक्षीय धर्माचा वापर करतात, सत्तेसाठी सर्वपक्षीय धर्माचा वापर करतात, मग निष्पाप जनता धर्माच्या जातीच्या नावाने कावं मरतात. अरे मानवा, कोण हिंदू कोण बौद्ध कोण मुस्लिम, अरे मानवा कोण हिंदू कोण बौद्ध कोण मुस्लिम, कशाला बदलूस रे धर्माच्या नावाने जाणी. धर्मासाठी जातीसाठी माणूस नव्हे, माणुसकीसाठी धर्म आहे. धर्मासाठी माणुसकीसाठी धर्मासाठी माणूस नव्हे, माणुसकीसाठी धर्म आहे. सर्व धर्म समभाव हेच खरे मानवाचे कर्म आहे, सर्व धर्म समभाव हेच खरे मानवाचे कर्म आहे. धन्यवाद. या आदिवासी दिनानिमित्त प्राचार्य सरांनीही आपल्याला मार्गदर्शन करावं असं मी त्यांना विनंती करत आहे. सर प्लीज. Good morning, everybody. Respected principal, sir. Today, the whole world celebrates the International Day for Indigenous People, and the United Nations since last 15-20 years, if I am not wrong, it started from 1994 or 95. So a lot of people, a lot of students and our honorable teachers have. तो ये सिर्फ आदिवासियों की या ट्राइबल्स की जिम्मेदारी नहीं है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस. आज हम सब कदम करते हैं बिरसा मुंडा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और सैक्रिफाइस हिज लाइफ. अब हमें इसे सीख क्या लेना है. आप जानते हैं कि अभी भी भारत में जो जनजातियां हैं, आप सातपुड़ा में देखोगे तो बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है. तो हम सबको मिलके जो इंडिजिनियस पीपल है उनको रियल सेंस में मेन स्ट्रीम में लाना है. जो आ गए वो दूसरों को भूल गए, ऐसा नहीं होना. जब तक लास्ट पर्सन मेन स्ट्रीम में नहीं आता है तब तक ये जो डेवलपमेंट का ये जो गंगा है ये बहनी चाहिए और सभी लोग उनके प्रथाओं के साथ, ऐसा नहीं कि मेन स्ट्रीमिंग सभी का होना चाहिए, अपनी अपनी आइडेंटिटी को सुरक्षित रखते सभी को देश के विकास का लाभ हो,
ये हम सबकी इच्छा है एंड दैट इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स। तो सब लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और रिकॉग्नाइज हो हर एक का कंट्रीब्यूशन, सिर्फ कुछ एक लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं, सभी का हो। ये हम सब की जिम्मेदारी है। जैसे सर ने कविता पढ़ी, उसमें उन्होंने यही कहा कि हमें सबको रिकॉग्नाइज करना है। कोई उत्सव, कोई पुण्यतिथि जयंती सिर्फ किसी एक समूह की ना रहते, उसमें सब लोग आने चाहिए और यही हमारे एकता का प्रतीक है। सबको फिर से एक बार शुभकामनाएं और सिर्फ दिवस मनाने से नहीं, कुछ संकल्प आपको करने होंगे जिसके लिए कोई भी हम दिवस मनाते हैं तो वो व्यक्ति या वो घटना इसलिए स्टैंड होती है, उसके लिए थोड़ा सा तो संकल्प आप सभी को करना है। करेंगे? करेंगे? आप तो पेड़ के पत्ते तोड़ के ले जाते हो, हमने देखा वो सब पेड़ वहां पर सबने ऐसे पत्ते जा के तोड़ लिए। उधर जो हमने पेड़ लगाए हैं वहां पर वो पेड़ टेकर से पानी डालते, आप डालते ही नहीं हो पानी डालते कि उधर पेड़ को वहां नहीं, ना ही आप एफर्ट करते हो कि वहां पर जो पेड़ लगे हैं वो सुरक्षित रहे। तो ये भी आप जिम्मेदारी आपसे समझो और जो भी दिन हम मनाते हैं उस दिन का कुछ संकल्प करके उसे आगे ले जाओ। सिर्फ आरंभ शुरू नहीं होना है, सिर्फ स्टार्ट नहीं करना है, उसे कंटिन्यू भी रखना है। फिर से एक बार सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। सगळ्यांनी या आदिवासी दिनानिमित्त हा सगळ्यांचा दिवस आहे, असा विशिष्ट जमातीचा दिवस आहे असं म्हणून साजरा करायचा नाही आहे। हा सगळ्यांनी त्याच्यात संमिलित झालं पाहिजे आणि व्हायला पाहिजे। सर्व मुले वगैरे आली इकडे